हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 4 के यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट के बारे में, जहां पे हमें डिस्कस करना है इसका एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि लोनेबल फंड्स क्या होते हैं और लोनेबल फंड्स के कंसेप्ट में हम इंटरेस्ट रेट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं लोनेबल फंड्स की, तो लोनेबल फंड का मतलब क्या है कि वो फंड जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एक बैंक लोन पे दे सकता है, उसको क्या बोलते हैं, लोनेबल फंड बोलते हैं। हम सब जानते हैं कि बैंक में जनरली एक इंडिविजुअल का अपना एक अकाउंट होता है, ठीक है, जहां पे वो अपने सेविंग्स किए हुए अमाउंट को इकट्ठा करके रखते हैं। और बैंक को इस चीज के बारे में पता होता है कि एक टाइम पे, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे के सारे सेवर या फिर सारे के सारे डिपॉजिटर अपना पैसा निकलवाने नहीं आएंगे, तो बैंक सिर्फ कुछ परसेंट हिस्सा उस डिपॉजिट का अपने पास रखते हैं रिजर्व के तौर पे, ठीक है, ताकि जो भी पर्सन डिमांड डिपॉजिट करे या फिर अपने पैसा वापस लेने आए तो उसको पे कर दिया जाए, और बाकी सारे पैसे को लोन पे दे देती है। तो उसमें क्या बोलते हैं, लोनेबल फंड्स बोल के चलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तो क्लियर हो गया लोनेबल फंड्स का मतलब क्या होता है। ऐसा फंड जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन पे चढ़ा सकती है। इसके बाद बात आती है कि भैया आपने बात की थी कि इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होगा। इंटरेस्ट रेट तो हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई कितनी है लोनेबल फंड्स की। अगर लोनेबल फंड्स की यानी कि लोन लेने वाले फंड की डिमांड ज़्यादा है, इस बात का मतलब क्या है कि बैंक इंटरेस्ट रेट को हाई कर सकता है, मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है उस लोनेबल फंड्स के लिए। और अगर डिमांड उतनी नहीं है तो इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। और एक चीज़ और अफेक्ट करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। अगर सप्लाई ज्यादा है लोनेबल फंड की तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बैंक को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कम करना पड़ेगा सप्लाई ज्यादा होने की वजह से। या फिर ये भी कह सकती है कि अगर हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है तो बैंक सप्लाई को बढ़ा सकती है। जैसे कि हमने पिछले कंसेप्ट में पढ़ा भी था कि सप्लाई का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो वो वहाँ पे उस केस में सप्लाई को बढ़ा देते हैं, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है तो सप्लाई को कम कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं लोनेबल फंड्स के बारे में समझना। तो लोनेबल फंड्स थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें पढ़ना है इस कंसेप्ट में लोनेबल फंड्स थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। द न्यू क्लासिकल स्कूल गेव द लोनेबल फंड थ्योरी एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोगों ने एक थ्योरी जो बनाई है ना, ये लोनेबल फंड्स थ्योरी है, इसलिए बनाई है ताकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्लेन यहाँ पे कर पाए। इसके बाद द लोनेबल फंड्स आर द फंड्स अवेलेबल विद बैंक्स। तो लोनेबल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो बैंक के पास अवेलेबल है फॉर लैंडिंग यानी कि उधार पे देने के लिए, एंड बोरोइंग पर्पसेस। As per the loanable fund theory, the rate of interest is determined by the demand and supply of loanable funds. तो फिर से वही बात कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिमांड कौन करेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करेंगे हम डिमांड और सप्लाई के जरिए। यानी कि एक तरह से लोनेबल फंड के लिए जब हम मार्केट फोर्सेस की बात करेंगे तो वो क्या होंगी, उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई, उसके अकॉर्डिंग ही हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं लोनेबल फंड की एक इकोनॉमी के अंदर। द इंटरेस्ट रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। जो इंटरेस्ट रेट है ना उसको हम क्या मानते हैं, परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट दैट मस्ट बी पेड, जो पे करना जरूरी है बाय द बोरोवर। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करते हैं कि अगर किसी पर्सन ने 1 लाख रुपए लिए हैं 1% एनुअली बोलता हूँ मंथली बेसिक पे, इसका मतलब क्या है कि उसे 1 लाख का 1% यानी कि 1000 रुपए हर महीने पे करना ही पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट को छोड़ के। तो वही चीज यहाँ पे हमने देखी। इसके बाद क्या आता है, बाय द बोरोवर टू द लेंडर। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे कॉस्ट हो गया ऑफ बोरोइंग मनी, जो ही पैसा उधार पे लिया उसकी कॉस्ट हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद बात करते हैं अगले पार्ट की। 1 मिनट वेट करना, फिर देखते हैं अगला टॉपिक। चलो फिर अब आगे देखते हैं अंजप्शंस ऑफ लोनेबल फंड थ्योरी, कि लोनेबल जो फंड थ्योरी है उसके अंजप्शंस कौन कौन से हैं, कौन कौन चीजें हमें यहाँ पे पहले ही मान के चलनी है वो देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट
करेगा। वो कैसे? इन फाइनेंशियल मार्केट। इस बात का मतलब क्या है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं और सेलर भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि सप्लाई करने वाले ही बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि बहुत सारे बैंक हैं, और जो उधार लेने वाले हैं वही बहुत सारे क्या हैं? लोग हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। तो परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल मार्केट विद मैनी बायर्स, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं और सेलर्स भी हैं, एंड नो सिंगल एजेंट हैज पावर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान रखना, नो सिंगल एजेंट, कोई भी सिंगल एजेंट ऐसा नहीं है जिसके पास पावर हो इन्फ्लुएंस करने की मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि कोई भी सिंगल एजेंट यानी कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा नहीं होगा यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस कर पाए अपने तरीके से। तो यहाँ पे जो है ना क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट करता है लोनेबल फंड के केस में। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, दूसरा असम्पशन क्या आता है, देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व इन द बोरोइंग और लैंडिंग ऑफ मनी। यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा, ना तो बोरो करने पे और ना ही लैंडिंग करने पे। लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसी सिचुएशन क्या रियल मार्केट में एग्जिस्ट करती है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। ना तो हमें ऊपर परफेक्ट कंपटीशन नजर आता, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। दूसरा, पर हम यहाँ पे एज्यूम करके चलें, ये ध्यान रखना, ना तो हमें ये केस नजर आता कि रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डिफॉल्टर्स भी निकल जाते हैं, जो लोन ले तो लेते हैं लेकिन उनसे लोन की रीपेमेंट नहीं हो पाती है। वही चीज यहाँ पे है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, लोनेबल फंड्स आर आइडेंटिकल और होमोजेनियस इन नेचर। जो लोनेबल फंड्स हैं वो क्या होंगे, एक तो आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे होंगे, या फिर उसको हम होमोजेनियस ही बोलते हैं नेचर के अंदर। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे एसोसिएटेड नहीं होगी विद द एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग और लैंडिंग, ना तो बोरोइंग में और ना ही लैंडिंग में। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोसेसिंग फीस वगैरह, चार्जेस वगैरह लगते हैं जब एक पर्सन बोरो करता है तब भी, या फिर लैंडिंग करता है जब भी। तो कॉस्ट कुछ ना कुछ नजर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जरूर यहाँ पे नजर हमें आती है। लेकिन हम ये 4 पॉइंट हमारे पास क्या है अंजप्शन के, जो मान के चल रहे हैं कि पहला परफेक्ट कंपटीशन होगा, दूसरा कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, तीसरा पॉइंट आइडेंटिकल और होमोजेनियस होगा नेचर में, चौथा पॉइंट कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो ये 4 पॉइंट हमें एज्यूम करते हुए चल रहे हैं जब हम लोनेबल फंड के बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं लोनेबल फंड के अंदर हम इंटरेस्ट रेट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें 2 चीज समझनी पड़ेगी, एक तो लोनेबल फंड के डिमांड के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, दूसरा लोनेबल फंड के सप्लाई के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अब तक हमने ये देखा कि लोनेबल फंड होता क्या है, उसके इंजेक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो लोनेबल फंड यानी कि वही सिंपल सी बात जिसको हम लोन पे दे सकते हैं। अब आते हैं उसकी डिमांड कितनी है। उसकी डिमांड डिपेंड करती है किस पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, डिटरमिनेंट है, जिसके जरिए हम लोनेबल फंड की डिमांड को बता सकते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है कभी भी, तो होता क्या है कि जो लोन लेने वाले हैं वो लोन लेना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग महंगी हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज करो किसी ने 1 लाख रुपए उधार पे लिए 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट पे, तो 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपए से ब्याज भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही रेट डबल हो जाए, डबल क्यों मान लेते हैं 15% हो जाए, तो अब उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो जाएगी, 10,000 से 15,000, यानी कि उसे वही 1 लाख रुपए उधार लेने पे अब 15,000 एज अ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो गई, महंगी हो गई, यानी कि लोग लोन लेना प्रेफर नहीं करेंगे। तो जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लोन की डिमांड उतनी ही कम होती चली जाती है, और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है ना, उतनी ही लोन की डिमांड बढ़ती चली जाती है। इसी को ना कई बार आरबीआई एज अ मॉनेटरी पॉलिसी भी यूज करती है मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए। जब गवर्नमेंट को लगता है कि मनी सप्लाई बहुत कम हो चुकी है, तो गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देती है, ताकि लोग लोन लेंगे, यानी कि लोग जब बैंक के पास जाएंगे लोन लेंगे, क्योंकि लोन लेना सस्ता पड़ रहा है, तो होगा क्या, मनी सप्लाई वापस बढ़ जाएगी। लेकिन इसका उल्टा सिनेरियो ये भी होता है कि अगर गवर्नमेंट को ये लग रहा है, आरबीआई को ये लग रहा है कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उसे कम करने की जरूरत है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं ताकि लोग लोन लेना बंद कर दे, या फिर जो भी लोन ले रखे हैं उसे चुकाने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। तो ये होता है एक डिमांड का रिलेशन किसके साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि डिमांड का, यानी कि लोनेबल फंड की डिमांड का रेट ऑफ इंटरेस्ट से नेगेटिव रिलेशन होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा, डिमांड कम हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो यही देखो
अब सबसे पहले एक पर्पस ये समझना होगा कि लोनेबल फंड का यूज कौन कौन कर सकते हैं। भाई इंडिविजुअल हाउस होल्ड भी लोन ले सकता है, गवर्नमेंट भी लोन लेती है और कॉर्पोरेट्स भी लोन लेते हैं अपने अलग अलग पर्पसेस के लिए। तो ये करके देखते हैं। द हाउस होल्ड फर्म एंड गवर्नमेंट डिमांड लोन फॉर वेरियस पर्पसेस, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट फर्म हो या फिर गवर्नमेंट हो, ये तीनों जो है ना वो लोन की डिमांड करते हैं अपने अलग अलग पर्पसेस के लिए। यह पर्पस समझते हैं। हाउस होल्ड लोन की डिमांड क्यों करेगा? अपने बेसिक खर्चों को कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए लोन लेते हैं। दूसरा, फर्म लोन की डिमांड क्यों करती है? अगर मान लो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, नई मशीनरी लगानी हो, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी हो या फिर किसी भी तरह का इनिशिएटिव लेना हो, इसलिए भी कॉर्पोरेट फर्म्स लोन लेती है। इसके अलावा गवर्नमेंट लोन की लेगी ताकि सोशल वेलफेयर को बढ़ा सके, पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके। तो द हाउस होल्ड फर्म, गवर्नमेंट तीनों लोन लेती हैं एट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे उस टाइम पे गिवन है। हाउस होल्ड्स डिमांड लोन फॉर प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, हाउस होल्ड लोन की डिमांड करते हैं ताकि वो अपनी प्रेजेंट कंजप्शन को बरकरार रख सकें ड्यूरेबल गुड्स की। हुज प्राइस आर हायर देन देयर इनकम, जिसका प्राइस उनकी इनकम से क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। कुड अफोर्ड, फर्म्स डिमांड फंड, जो फर्म है वो फंड की डिमांड करती है फॉर इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, फ्यूचर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर सके या फिर मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट कर सके या फिर इक्विपमेंट एंड लैंड के और बिल्डिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सके फॉर बिजनेस पर्पसेस। फाइनली गवर्नमेंट डिमांड लोन, गवर्नमेंट डिमांड क्यों करती है लोन की? फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग नीडेड, क्योंकि देखो हम तो जानते हैं गवर्नमेंट जो है वो अपने खर्चों के अकॉर्डिंग अपना बजट बनाती है जो हर एक फाइनेंशियल ईयर का 1 फेब को आ जाता है। अगर बजट में डेफिसिट है यानी कि गवर्नमेंट जो है उसका रिवेन्यू कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट खर्चे हो जाता है, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को लोन लेने की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट या तो बैंक के पास लोन लेगी या आरबीआई से। अगर यहाँ से यानी कि डोमेस्टिक सोर्सेस से अगर गवर्नमेंट को लोन नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक की हेल्प लेती है और वहां पे जाके लोन लेती है। फाइनली गवर्नमेंट डिमांड्स लोन फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग नीडेड फॉर नेसेसरी सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, कि जो भी नेसेसरी खर्चे हैं, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज हैं, उसको पूरे करने के लिए गवर्नमेंट जो है लोन लेती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए लोन लिया जाता है। या तो लोन लेंगे हाउस होल्ड्स या बिजनेसेस या फिर गवर्नमेंट। इसके बाद डिमांड की बात कर लेते हैं। डिमांड फॉर लोनेबल फंड हैज नेगेटिव रिलेशनशिप विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डिमांड जो है ना लोनेबल फंड की, उसका एक नेगेटिव रिलेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जिस बात का मतलब ये होता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे आर डैश है तो डिमांड कितनी हो रही है? इतने क्वांटिटी की। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया आर डबल डैश तक तो क्वांटिटी बढ़ गई, ये हो गई क्वांटिटी। इसको बोलते हैं लोनेबल फंड्स, ठीक है, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। तो यहाँ पे मैं क्या नजर आया? नेगेटिव रिलेशनशिप विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंप्लाइंग दैट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर द डिमांड फॉर लोनेबल फंड। तो जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? लोनेबल फंड की कम हो जाएगी, जो क्या दिखाता है? नेगेटिव स्लोप। क्या दिखाता है? नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इसके बाद क्या आता है? एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा क्या होगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाएगी। द अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इंक्लूड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरी चीज जो लोनेबल फंड्स की डिमांड को अफेक्ट करती है वो क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। क्योंकि देखो अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इकोनॉमी को जरूरत पड़ेगी कैपिटल की, यानी कैपिटल डिमांड बढ़ेगी। यानी कि इस तरीके में हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से फर्क नहीं पड़ता, लोग जो हैं लोनेबल फंड्स की डिमांड करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होने का साफ मतलब ये है कि इकोनॉमी में कैपिटल यूज करना होगा, फाइनेंस यूज करना होगा, पैसा यूज करना होगा, तो ऐसे केस में डिमांड बढ़ जाती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके अलावा पेस ऑफ डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, डेवलपमेंट का पेस कैसा है इकोनॉमी के अंदर, और बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है कि लोन लेना है या नहीं लेना। सपोज करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, बिजनेस काफी अच्छे तरीके से रन कर रहा है, तो हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को, हर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है और उसके लिए फंड चाहिए जिसके जरिए जिसको वो पूरा कर सकता है लोनेबल फंड्स के जरिए। इसके अलावा अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फंड, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फंड कौन कौन से हैं? ये सारे फैक्टर्स जो है ना कहीं लोनेबल फंड्स की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ये जरूर ध्यान रखना।
इसके बाद हम चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, जहां पे हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, यानी कि लोनेबल फंड की सप्लाई किस अकॉर्डिंग होती है। तो हम सब जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का सप्लाई से पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि जो भी लैंडर हैं, यानी कि वो लोग जो पैसा उधार पे देते हैं, तो वो लोग अपने पैसे को उधार पे जब लगाना पसंद करते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिलता है। क्योंकि अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, ब्याज ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, हो रखा है, तो ब्याज कम आएगा, तो लोग लोन पे पैसा लगाना कम प्रेफर करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डैश हम मान लेते हैं, तो सप्लाई हो रही है एस डबल डैश क्वांटिटी की, लेकिन वही आर डैश से आर डबल डैश हो गया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, एस डैश तक सिमट जाती है। तो ये हमारा क्या बन गया, सप्लाई का कर्व। तो अवेलेबिलिटी ऑफ और सप्लाई ऑफ फंड्स फॉर पर्पस ऑफ लोन्स डिपेंड्स ऑन कैपेबिलिटी ऑफ द बैंक्स। तो जो अवेलेबिलिटी है या फिर जो सप्लाई है फंड्स की लोन के पर्पस के लिए डिपेंड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द बैंक्स, बैंक की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है ये चीज। टू एडवांस लोन की बैंक जो है उनके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा उनके पास रखा हुआ है ताकि उससे वो लोन प्रोवाइड कर पाए। गिवन देयर लिक्विडिटी कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्योंकि भाई उनको अपनी लिक्विडिटी का ध्यान रखना है कि ऐसा भी ना हो कि बैंक ने इतना पैसा लोन पे दे दिया कि अब बैंक जो है ना वो अपने डिपॉजिटर को ही पैसा वापस नहीं कर पा रही, इसलिए बैंक को रिजर्व भी मेंटेन करने पड़ते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कमर्शियल बैंक कुछ ज़्यादा ही उधार दे देती है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक को खुद अपने खर्चों को कंप्लीट करने के लिए दूसरे बैंकों से उधार लेना पड़ता है, या फिर आरबीआई से एक फिक्स्ड टाइम पीरियड तक और फिक्स्ड रेट पे उधार मांगना पड़ता है। सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स, रिटेन्ड अर्निंग और सरप्लस अवेलेबल विद द फर्म्स। ध्यान रखना ये सोर्सेज हैं किसके, अर्निंग के, बैंक के पास, कि बैंक जो है वो बैंक के पास किसके पैसे होते हैं, या तो हाउस होल्ड जो पैसा बचा रहा है वो बैंक के पास होगा, यानी कि हाउस होल्ड सिर्फ लोन नहीं लेते बैंक से, डिमांड नहीं करते, उल्टा कई बार बैंक में पैसा अपना जमा भी करते हैं। तो सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड होता है, रिटेन्ड अर्निंग होती है बैंक के पास, सरप्लस अवेलेबल विद फर्म्स, जो भी फर्म के पास सरप्लस अवेलेबल है वो सब बैंक में इकट्ठा हो रखा होता है, तो बैंक के पास वो भी होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन का पैसा। एंड सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, और अगर गवर्नमेंट का कोई अंडरटेकिंग है उसका सरप्लस का पैसा भी बैंक के पास ही होता है। तो ये सब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू या फिर सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं बैंक के, ठीक है, जिसके जरिए बैंक के पास पैसा आता है और इन्हीं पैसों को यूज करके बैंक जो है ना वो सप्लाई को चेंज करती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ जरूर ध्यान रखना। तो इस कंप्लीट वीडियो में कुछ टॉपिक्स देखे, जैसे कि लोनेबल फंड्स होता क्या है, लोनेबल फंड्स की इंसेप्शंस कौन कौन सी हैं, इसके अलावा लोनेबल फंड की डिमांड और सप्लाई कैसे कैसे चेंज होती है, और कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिलेशन रहता है लोनेबल फंड के साथ, और लोनेबल फंड की वजह से हम कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे एक तो हम बात करेंगे इसके क्रिटिसिज्म के बारे में, और बाकी अभी कुछ थ्योरीज और बाकी हैं उनको डिस्कस करते हुए चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट बच गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ड्राइंग बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, जिसको जो उतारना है वो उतार लें।